कि स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। हम तो सुनते सुनते तो हमें बूढ़े हो गए इन चीज़ों को। पता नहीं कब इस प्रदेश में, जिसकी विकसित प्रदेशों में गिनती होती है, इसमें डॉक्टर्स होंगे और मास्टर होंगे। 3 करोड़ लोग 10 ऐसे विधायक चुन के नहीं भेज सकते जो गंभीर वास्तविक मुद्दों पे चर्चा करते हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो टोल हैं वो हरियाणा में है जी। अब हैरान हो जाओगे, देखो यूपी कितना बड़ा स्टेट है, उससे भी ज़्यादा टोल हरियाणा में 75 टोल हैं जी अपने हरियाणा में। और टोल की जो दूरी है एक टोल से वो 60 किलोमीटर की है, होनी चाहिए कम से कम। हरियाणा में ये 45 है सर। मतलब रोज सुबह से लेकर रात तक आदमी हरियाणा में लूटता है और उसको लूट रहे हैं मिलके सरकार। लेकिन इस पे ना कोई सदन में आवाज उठती, ना इसकी विधानसभा में कोई आवाज उठती, कोई चर्चा का विषय ही नहीं है जी ये। भारत के अधिकांश विधायक और सांसद सिर्फ उनके लिए ऐशगाह हैं राजधानियाँ, वो यहाँ मौज करने आते हैं। और अब तो सारी दुनिया का एपिस्टीन फाइल आ रही है, आप देख रहे हो। एपिस्टीन फाइल की भारत में बहुत चर्चाएं हैं जी, क्यों हो रही हैं ये चर्चाएं? तो भारत के लोग ये मानते हैं कि हमारे नेता तो अय्याश हैं और वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, और एपिस्टीन की फाइलें अभी तक निराश कर रही हैं, वो आ नहीं रहा। वो ऐसे हो रहा है जिनके साथ वो गाँव में कई बार कोई चोरी वोरी हो जाए ना, तो लोगों का शक जाएगा, फलाने का लड़के को लाओ बुला के। जब बेचारा वो इन्वॉल्व ना हो तब भी उन पे शक होता है। ऐसे भारतीय नेताओं पे मतलब शक होने लग गया लोगों को। पर क्या कि जो बचपन के संस्कार होते हैं ना, किशोरावस्था के, चूंकि प्रभु जी उसी धारा से आते हैं, वहीं से निकले नागपुर वाले स्कूल से, तो वो कई बार बुढ़ापे में आके ना और जोश मारती वो चीजें कि भाई जो कुछ रहा हिसाब है ना, उसे भी मैं पूरा कर लूँ। वैसे तो खैर कहना नहीं चाहिए, लेकिन पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ में ये कहूँगा, जैसे भाजपा वालों की भाषा होती है कि आवा का आवा ही खराब है, ये सारा आवा ही खराब है। यहाँ आपको पूरा लौट ही ऐसा है ये। पूरा लौट ही ऐसा निकला है ये। अटल जी वाला फिर भी बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा सत्र में क्या कुछ हुआ है ये चर्चा करने की बात है, और क्या कुछ नहीं हुआ ये भी चर्चा करने की बात है। दरअसल हरियाणा का जो विधानसभा सत्र होता है, उस सत्र में कुछ ज़रूरी बातें निकलनी चाहिए, प्रदेश की दशा और दिशा तय होनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण कानून पास होने चाहिए, और हरियाणा किस दिशा में आगे लेके जाएंगे ये वो 90 लोग मिलकर तय करते हैं। लेकिन अफसोसजनक बात ये है कि पिछले काफ़ी समय से, या कहिए कि काफ़ी सालों से, हरियाणा विधानसभा के जो सत्र होते हैं वो रस्मी हो गए हैं। आपसी छींटाकशी के अलावा इन सत्र से कुछ निकलता नहीं है, और इवन प्रदेश के लोगों की दिलचस्पी भी अब विधानसभा सत्र में ख़त्म होनी शुरू हो गई है। एक्चुअली में विधानसभा सत्र क्यों होने चाहिए और उनमें कैसी चीज़ें रखी जानी चाहिए, एक चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन अफसोसजनक बात है कि हरियाणा की जो 3 करोड़ जनता जिन 90 लोगों को विधानसभा में चुन के भेजती है, उनमें से अधिकतर को ये समझ ही नहीं आता कि इस विधानसभा का उपयोग वो किस तरीके से कर सकते हैं जनता के हित में। अभी जो वर्तमान सत्र चल रहा है उसमें कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी। उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि किस बात का अविश्वास प्रस्ताव था, क्योंकि सरकार के पास तो बहुमत साफ दिखाई देता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव था तो ऐसी कौन सी बातें थी जो उठाई जानी चाहिए थी, जो जनता तक पहुंचानी चाहिए थी, और फिर बचाव में जो सरकार है उसने ऐसा क्या कहा है। अफसोसजनक बात यह है कि ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी दोनों ही इन अपेक्षाओं पे खरा उतर पाई। आपका इस तरह के बारे में क्या विचार है, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। डॉक्टर साहब जी, ऐसा लग रहा है जैसे एक बौद्धिक कंगाली होती है ना, हरियाणा में आज के टाइम पे लीडरशिप में वो बौद्धिक कंगाली आ गई है। और उन 90 जो विधायक वहाँ पे बैठते हैं, उनमें से 5-7 को छोड़ के कोई भी अपनी बात ढंग से रखने में सक्षम ही नहीं है। इवन सरकार के कई मंत्री तो इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे कोई गली में क्लास में नहीं होता है कोई बच्चा उदंडी सा, वैसा व्यवहार वो करने लगे हैं। और लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है पॉलिटिकली। तो ये किस दिशा में चल रहे हैं हम?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बौद्धिक कंगाली है वो केवल हरियाणा में नहीं, राष्ट्रव्यापी है, सब जगह है। आप संसद के जब सत्र चलते हैं तब भी आप देख सकते हैं क्या हालात वहाँ रहते हैं। शोर शराबा होता है और गाली गलौच होती है और उसके बाद में सब चीज़ें विसर्जित हो जाता है सदन। और वहाँ जो लोग बैठे होते हैं सभापति के तौर पे या अध्यक्ष के तौर पे, ना तो वो निष्पक्ष लोग रहे, बिल्कुल खुलेआम वो सरकार का पक्ष लेते हैं। और जब सदन का अध्यक्ष या सभापति बिल्कुल एक पक्षधरता उसके अंदर हो तो फिर और चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाती। तो मैं तो लोकसभा में भी देखता हूँ तो जो बहुत गंभीर ऐसे सांसद है, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन वो भी रो पीट के रह जाते हैं, मतलब कोई सुनता नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि सदन चाहे वो राष्ट्रीय सदन हो, हमारी विधानसभा है, उनकी गरिमा जो है वो तहस नहस हो गई है। और ये बड़ा गंभीर विषय है कि बहुत ज़्यादा अध्ययनशील लोग लोकसभा या सदनों में नहीं पहुँचते ही नहीं थी। तो बौद्धिक कंगाली उसी से उपजती है। और वहाँ जहाँ आपकी बात में दम है, तर्क है आपके पास में, वहाँ संख्या नहीं देखी जाती। मैंने कई बार पहले भी कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और 3-4 लोग थे समाजवादी पृष्ठभूमि के, वो नेहरू के समय में जब होते थे तो वो पर्याप्त थे अपने आप में, वो सरकार को झुका देते थे और प्रधानमंत्री उनको बड़ी गंभीरता से लेते थे। और अविश्वास प्रस्ताव देखिए, नेहरू की सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव डॉक्टर लोहिया लाए थे। वो एक उपचुनाव के जरिए वो सदन में पहुंचे 1963, और उनकी उस समय गणित की दृष्टि से कुछ भी नहीं था उनके पास में। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का एक प्रतीकात्मक महत्व होता है बहुत बड़ा। एक तो हमारे यहाँ प्रावधान ये है कि अगर जैसे हरियाणा में अगर 18 विधायक ही चाहें कि वो आए तो आ सकता है। तो अगर प्रावधान ये है कि 18 विधायक यानी 1/5 असेंबली की स्ट्रेंथ अगर अविश्वास प्रस्ताव ला रही है तो उसका मकसद ये कतई नहीं है कि सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बहुमत तो उनको दिखाई देता तो ही है। ये चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो या कामरों को प्रस्ताव हो, एडजन मोशन जिसे कहते हैं, कॉल अटेंशन है और नॉन कॉन्फिडेंस है, ये सब चीज़ें इनके माध्यम से विपक्ष यही बताना चाहता है कि हमारा सरकार से विश्वास दरक रहा है विपक्ष का। और ये नहीं कि वो इस्तीफा देके बैठ जाएं, तो वो उनके कहने का आशय है कि जो गंभीर मुद्दे हैं वो आप उन पे चर्चा करो। सदन का मतलब ही सिर्फ ये है, विपक्ष लगातार ये कहेगा इस पे चर्चा करो। और जो सत्ता पक्ष है वो चर्चा कराना नहीं चाहता, उनको ये लगता है कि अगर चर्चा होगी तो इसमें तुम्हारी कोई हार है। तो ये बहुत ही बेमानी सी बात है, इसमें चर्चा होने से किसी की हार वार नहीं होती। उसमें तो ये है कि पूरा देश या प्रदेश के लोग जो हैं पक्ष विपक्ष के रूप में अपनी अपनी बात कहते हैं और उससे एक गंभीर चीज़ें निकल के आती हैं, जिस पर आपको अगला सत्र जब भी होगा तब उसमें फिर जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी और आप उस दिशा में काम कर पाएंगे। अब इतने गंभीर मसले थे हरियाणा के सामने इस समय, अरावली का था, अरावली पे चर्चा नहीं की जी, उस पर तो स्पेशल चर्चा होनी चाहिए थी। और जो भी चीज़ें हैं आपके हर क्षेत्र में यही है। और मैं कहता हूँ कि चलो सत्ता पक्ष मान के चलता है कि सब कुछ ठीक है और कुछ गलत हो ही नहीं रहा, तो फिर भैया सदन बुलाने की आवश्यकता क्या है, आप अपनी करते रहो जो कुछ करना है। और विपक्ष तो कमियां खामियां निकालेगा, वो है ही इसलिए। तो जनता जिन चीज़ों को परेशानी महसूस कर रही है, जिन मुद्दों पे, चाहे वो भ्रष्टाचार का है, स्वास्थ्य सेवाएं है, शिक्षा का मामला है, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ हैं, कर्मचारियों में असंतोष है, कितनी चीज़ें हैं। और आपके जैसे लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा इशू, हाँ, आपने अभी तहसीलों का काम सारा डिजिटलाइज किया था, उसकी कोई समीक्षा हुई क्या? लोग उस पर भी दुखी हैं। तो आम जनता दुखी है, परेशान है। और विपक्ष का ये दायित्व है कि उन सारी चीज़ों को दो सदनों के बीच की जो दूरी है, सत्रों के बीच की, उन समस्याओं को संग्रहित करके और उस पर गंभीर काम करके सत्ता पक्ष के सामने लाए और उनसे ये पूछे कि भाई इस पर आपका क्या कहना है। लेकिन वही है, बार बार हम ये कहेंगे, दुर्भाग्य की बात है, जब सदन शुरू हुआ और पहले दिन की रिपोर्टिंग आई तो वो ऐसा लगता है कि कोई गुलाबी पगड़ी में आ रहा था, कोई हरी जैकेट में आ रहा था। मतलब चर्चा ये नहीं हो रही कि सदन शुरू हो रहा है, चर्चा ये शुरू हो रही है कि 5-6 विधायक एक जैकेट रंग की जैकेट पहन के आ गए। मुख्यमंत्री की पगड़ी का रंग ये है, मुख्यमंत्री हंसते हुए नजर आए। और फिर इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं। मुझे नहीं लगता किसी भी विकसित देश में इस तरह की जब सदन की शुरुआत होती है, इन बातों की बात होगी कि मुख्यमंत्री का जूता कैसा और विपक्ष के नेता की शर्ट कैसी है और क्या विधायकों ने पहन रखा। ये सब न्यूसेंस, कोई अर्थ ही नहीं इन चीज़ों का। इससे ये पता चलता है कि आप में गंभीरता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
अब वहाँ सदन में जाके एक तो ये दुर्भाग्य ये है, वैसे कहा तो ये जाता कि जब नवोदित ये नए चुने हुए विधायक आते तो इनका प्रशिक्षण भी होता बाहर शिमला वगैरह ले जाके। अब वो क्या उनको समझाया जाता है, क्या नहीं समझाया जाता, उसका परिणाम कहीं झलकता नहीं है उनकी कार्यप्रणाली में। तो एक विधायक जो ठीक है, देखिए युवा लोग चुने जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, और पक्ष विपक्ष दोनों में युवा लोग हैं, लेकिन वही लोग आपको लगेगा वो पूरी तरह आपको निराश करते हैं। वो नए लोग कोई नई चीज उसमें पैदा ही नहीं कर पाते। अध्ययन की कमी है जी बहुत ज़्यादा। हाँ, तो उनको ये लगता है अध्ययन की आवश्यकता। उनके जीवन का एकमात्र सपना ये था कि या तो बाप की विरासत को आगे करते हुए विधायक बन जाएं, या जो नहीं है इस पृष्ठभूमि से वो कहते हैं विधायक बन गए, और उसके बाद में उन्होंने कुछ करना धरना नहीं है। उन्हें देश से, देश की समस्याओं से, प्रदेश की समस्याओं से या सामाजिक मुद्दों से कोई लेना देना उनका है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं करती। आपके 90 लोगों की विधानसभा के सदन में क्या एक दो भी ऐसे लोग नहीं हैं जो इतनी गंभीर बात करें और इतनी महत्वपूर्ण बात प्रभावी तरीके से करें कि वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बन जाए? आप यहाँ तो प्रदेश के भी नहीं बन रहे। ऐसा बना दिया जी, कोई एक आधा गंभीर बात कहने वाला भी है ना, उसके ऊपर 3-4 ऐसे लगा दिए कि उसको बोलने ही नहीं देते। हाँ, दूसरे ये जो सदन में हमारे अच्छी बात है, सदन शेर व शायरी होनी चाहिए, कविताएं होनी चाहिए, बट केवल यही नहीं होना चाहिए। तो आप जब बहुत गंभीर बात कह रहे हैं उसके बीच में आप एम्फेसाइज करने के लिए अपनी कोई शेर व शायरी की बात कर देते हैं इस तरीके की। लेकिन यहाँ तो एक व्यक्तिगत लांछन है एक दूसरे पे, और ये करके अपना टाइम जैसे खाना पूर्ति होती है ना, उस तरह की बात है। इस बार विधानसभा सदन से पहले मुझे बड़ी अच्छी बात एक लगी थी। मुख्यमंत्री ये बोले कि हुड्डा साहब का, यानी विपक्ष के नेता का अनुभव और मेरी ऊर्जा, अनुभव और ऊर्जा का जब संगम होगा तो हम हरियाणा को एक नई दिशा में ले जाएंगे। अब ये डायलॉग, ये जुमला बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर लगा मुझे कि भाई देखिए, विपक्ष के नेता के अनुभव का लाभ उठाते हुए जो तथाकथित स्वयंभू ऊर्जा के भंडार हैं, ऊर्जा के पुंज हैं, वो पता नहीं हरियाणा में क्या कर देंगे। और अगले ही दिन जो हालात हुए तो विपक्ष के नेता को कहना पड़ा कि भाई मुझे तो कल भी भरोसा नहीं हो रहा था, आप जो कह रहे हो इतनी अच्छी अच्छी बातें, और आज आपने सिद्ध भी कर दिया। मतलब उसको 2-3 दिन तो चलने देते, एक सत्र में ही चलने देते हैं सारी चीज़ों को। और वहाँ आपको बताना चाहिए था मुख्यमंत्री को कि भाई मैं नया हूँ अभी, और मैं हुड्डा साहब के अनुभव से सीखेंगे हम, और ये चीज़ें अतीत में इन्होंने की हैं, इस तरह की योजनाएं लागू की हैं, और अब प्रदेश को चूँकि नंबर 1 क्या उससे आगे गए, नंबर 1 का तो विपक्ष के नेता बना ही चुके थे अपने कार्यकाल में, अब तो उसको कहीं आगे ले जाने वाली बात थी। तो पर परिणाम तो शून्य है सारा का सारा। और जो मैं शुरू से कहता हूँ कि इनका बड़ा शानदार इनकी व्यवस्था है कि शुक्रवार को सदन शुरू होता है और मंगलवार को ख़त्म हो जाता है, 2 दिन की छुट्टी बीच में आ जाती है, और बस उसके बाद में फ्री। एक जवाबदेही, एक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग होनी चाहिए हर एक विधायक के कार्य की, कि कोई ऐसे निष्पक्ष लोगों की टीम बने जो समाज के विभिन्न तबकों से सेलेक्ट होकर जाएं, जिसमें प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, और वो सब एक ऑडिट करें हर एक विधायक की कि भाई इसका इस सत्र में ये रेटिंग दें बाकायदा। तो उससे सरकार के पास भी एक ब्यौरा जाएगा और जनता को भी पता चलेगा कि उनका विधायक वहाँ किस तरह की बात कर रहा है। एक दूसरी बड़ी बात जो है कि सदन के जो विभिन्न दलों के नेता होते हैं और उनके साथी जो विधायक होते हैं, वो एक तरीके से धर्मेंद्र जी मुझे ऐसा लगता है कि बस अधीनस्थ होते हैं। जो नेता ने सोचा उससे अलग वो सोच ही नहीं सकते, उस तरह की बात ही नहीं करते। इवन अब जैसे मुख्यमंत्री की साइड में कई ओएसडी बैठते हैं जी। हाँ। मुख्यमंत्री की तो एक ओएसडी जम्मू कश्मीर का है जी, वो मतलब वो शकुंतला खट्टर जी के हंसता ही हंसता रहता है। मतलब उसका काम तो है कि सरकार को स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट देना, लेकिन अब ऐसे लगता है कि सर्कस हो गया जी, सतर्क नहीं रहा ये। तो है नहीं कुछ, मतलब ऑफिसर का काम तो वहाँ बैठ के हंसना थोड़ी है। हाँ, टीवी पे दिखता है उनका साथ। तो एक्चुअल में क्या है कि ये साल में 3-4 सत्र होते हैं, तो ये केवल जो है एक अब टाइम पास और मनोरंजन का माध्यम रह गया, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने तो कभी देखा नहीं कि कोई लंबी चौड़ी बातें इसमें हो रही हों। विपक्ष के नेता ने शायद आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इन्होंने सारा समय नष्ट कर दिया। हाँ, कुछ नहीं हुआ, वहाँ अंदर कुछ नहीं होता जी, बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं, खाना बहुत बढ़िया खाते हैं। हाँ। कभी कोई डिनर दे रहा है, कभी कोई लंच दे रहा है, ये मतलब हाँ। सारे इकट्ठे ही बैठते हैं जी ये। हाँ। और वहाँ देखिए राजनीतिक बात करने का अर्थ मेरी समझ में नहीं आता
एक अपने कैबिनेट के मंत्री कह रहे थे कि अगली बार तो इनकी मुस्कुराहट ही आपका ख़त्म कर देगी विपक्ष को। उनकी मुस्कुराहट पे, उनके लबों पे, उनके अंदाजों पे बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री के। अरे वो तो जब करेंगे तब करेंगे, या पीछे जो कर दिया होगा। फिलहाल प्रदेश के सामने जो इतनी बड़ी समस्याएं हैं, दुनिया भर की हैं, और प्रदूषण का मुद्दा इतना है कि पूरे एनसीआर में तो हालत ये है कि जो दिल्ली में जितनी गंभीर स्थिति उससे ज़्यादा एनसीआर में है। आपके नागरिक मतलब ताज़ी हवा तो छोड़िए, मतलब काम चलाओ हवा भी उनको नहीं मिल पा रही, और वो बीमार हो रहे लगातार। आपने कोई स्टडी कराई है कि इस बीच में हमारे बच्चों की क्या स्थिति रही है, हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनकी जो सांस संबंधी बीमारियों की क्या स्थिति रही है, उस पर कोई चर्चा हुई है? आपके मेडिकल कॉलेजेस में, देश का सबसे प्रदूषित शहर रोहतक है, सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या स्थिति? हाँ, ये भी बीच में बयान आया कि रोहतक देश का सबसे प्रदूषित शहर है, तो इस पे भी क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए थी इन सारी चीज़ों पे? और मैं तो एक कहीं पढ़ रहा था कि हमारे नगर निगम के यहाँ उन्होंने कहा कि ये पानी वाने वाला मुद्दा विधानसभा में उठाने लायक है ही नहीं। भाई वहाँ चलो, वहाँ आपने नहीं उठाना तो यहीं कौन सा आप तीर मार रहे हैं? आपकी क्या उपलब्धियाँ हैं? तो ना साफ़ पानी मिल रहा है, ना साफ़ हवा मिल रही है, ना आपकी फैसिलिटीज़ हैं। और हुड्डा साहब तो कहते हैं, बड़ा उनका चर्चित जुमला है कि स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। हम तो सुनते सुनते तो हमें बूढ़े हो गए इन चीज़ों को। पता नहीं कब इस प्रदेश में, जिसकी विकसित प्रदेशों में गिनती होती है, इसमें डॉक्टर्स होंगे और मास्टर होंगे। आप ये देखो सर, 3 करोड़ लोग 10 ऐसे विधायक चुन के नहीं भेज सकते जो गंभीर वास्तविक मुद्दों पे चर्चा करते हैं। पूरी सदन में 10 ऐसे लोग नहीं हैं जी जो अध्ययनशील हों, पढ़ते लिखते हों और जो जनता की बातों को प्रमुखता से उठा सकते हों। पता नहीं कैसी बौद्धिक कंगाली है हरियाणा। बस वो है तो है, उसका कोई इलाज मेरे वहाँ चर्चाएं देखो आप, कैसी चर्चाएं हो रही हैं। कोई विधायक को बुजुर्ग कह देता है, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। कोई कहता है मैं पटक के मारूंगा, सिर जाके लगेगा। कोई मुख्यमंत्री की और ये शब्द मुख्यमंत्री के लिए कहे गए हैं कि आपके परिवार में, आपके खानदान में भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और या जो आप चाल वाल, मतलब पता नहीं हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। ये रोने की बात है कि अगर आपकी बहस का स्तर ये हो गया है, और उसमें दोनों पक्ष जिम्मेवार हैं। समझदारी इसमें होती है कि एक आदमी अगर मर्यादा तोड़ रहा है तो दूसरा शांत रहे। जनता का पैसा है, वो साल की चर्चाएं का समय थोड़ी है। हाँ, तो इस तरह क्या व्यक्तिगत लांछन लगाना, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना, इसके लिए आप सदन के बाहर पूरी जगह पड़िए। कम से कम 300 दिन ऐसे होते हैं जब आप एक दूसरे को वहाँ गाली दे सकते हो आराम से। और जब सबको पता है, और फिर किसी ने बात की ये ए टीम है, ये बी टीम है, ये उसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है, इससे निकल क्या जाएगा? प्रदेश की जनता का क्या इसमें हित है? जनता ने आपको सिर्फ इसलिए चुना है कि आप उसकी तकलीफ़ों को समझो और वहाँ पे बैठ के इसके हल निकालो। वो काम नहीं करते पूरी तरीके से। बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, और इसमें मुझे कोई सुधार की उम्मीद भी नज़र नहीं आती। काफी अगर हम ये सोचें कि हम ये चर्चा कर रहे हैं। पहले क्या होता था सर, कोई जैसे गंभीर बात भी करता था तो क्या, आजकल देखो टीवी देखना लोगों ने बंद कर रखा है। तो इस जब ज्ञानचंद गुप्ता जी थे तब इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा सर, कि ये जो विधानसभा के अंदर जो होता है ये कम से कम बाहर पहुंचे। तो इन्होंने जो सोशल मीडिया चैनल हैं उन पे ये अंकुश लगा दिया जी, वो इनकी फीड नहीं चला सकते। जबकि देश की कई विधानसभा स्तर लाइव यहाँ उल्टे होता है जी, यहाँ सिर्फ चैनल चला सकते हैं, और वो चैनल चलाते भी हैं लेकिन उनकी वो लोग उनको देखते नहीं। तो अंदर जो कुछ ये कर रहे हैं अच्छा बुरा, उसको ज़्यादातर जनता के पास पहुंचता ही नहीं जी। अब ये देखिए ना, पहले जब केवल रेडियो था उस पर भी कमेंट्री वगैरह नहीं आती थी। वो क्या आवश्यकता थी जिसके तहत ये जरूरी क्या गया कि दूरदर्शन पे कार्रवाई दिखाई जाए। और अब तो होना ये चाहिए था कि सदन और जनता के बीच में किस बात की गोपनीयता है, ये रखते हैं जी। वहाँ कौन सा व्यक्तिगत विषय हो गया। तो जबकि रविंद्र कल्याण जी से उम्मीद थी कि वो इसको रोकेंगे, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगना चाहिए ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई इस पर कदम नहीं उठाया। सॉरी, दरअसल धर्मेंद्र जी हो क्या रहा है कि जो भी सत्ता में आता है ना आदमी, एक बार तंत्र के बाहर खड़े लोग हैं जो तंत्र में आने में की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब वो वहाँ आ जाते हैं तो वो इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि कुछ नहीं होने वाला और तुमने यहाँ अपना वक्त पूरा करना, टाइम काट लो। हाँ,
और अटल जी का ये बयान जो है वो देखें लोग, अगर उनको मौका लगे तो उनकी पड़ी हुई हैं वो वीडियोस, कि वो ये कहते थे, बड़े मजे में कह रहे थे, सत्ता का चरित्र एक ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारें सब एक सी ही होती हैं। तो जब मतलब इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा दिग्गज नेता ये कह रहा है सबको, उसमें उनकी पार्टी के लोग हैं, बोला हमारी सरकार हो या उनकी सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारें ऐसे ही काम करती हैं, तो ऐसे ही सदन काम करते हैं। तो इसमें कोई बदलाव आए, कोई परिवर्तन आए, कोई इसमें क्रांतिकारी सोच पैदा हो, उसकी तो उम्मीद करना बेमानी है। बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जी, ये तो ऐसे ही चलेगा। अपने विधानसभा सत्र नहीं, विधानसभा 2-2.5 घंटे बहस की, उसके बाद में लंच टाइम है, और उसके बाद ही बाद में बढ़िया बोलते ही हैं। हाँ। बाद में ये लोगों को ये चीज़ इनसे सीखनी चाहिए जी। ये लंच के दौरान बड़ा आत्मीय मुलाकातें करते हैं एक दूसरे ये साथ। भी सिर्फ नाटकबाजी थी कि जनता नहीं चाहती कि आप में आत्मीयता ना हो, जनता चाहती है आप रहिए प्रेम से, हम कब कह रहे हैं लड़ रहे हैं, लड़ो आप। लेकिन हमारी तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारी जो डे टू डे की जो हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं उनका हल निकालो। हमने कुछ लेना देना नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं हरियाणा में क्या है, एक गैंगस्टर्स की स्टेट बन चुका है। एक्सटॉर्शन सबसे ज़्यादा हरियाणा में हो रहा है, और एनसीआर में हमारे प्रदेश के 12-13 जिले आते हैं, और एनसीआर एक हब बन चुका है वहाँ की क्रिमिनल एलिमेंट्स की। हर तरह का प्रदूषण है, वैचारिक प्रदूषण भी है, पर्यावरण का प्रदूषण भी है, और दूसरे सामाजिक प्रदूषण भी है। अरावली पे ही चर्चा करा लेते विशेष रूप से, अरावली पे चर्चा की जरूरत थी जी यहाँ पे, जबकि आंदोलन जोर पकड़ रहा है अरावली का। हाँ, सुबह मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, दिल्ली के बड़े पत्रकार हैं, बोले कि हरियाणा का किसान इस आंदोलन से क्यों नहीं जुड़ रहा। मतलब आंदोलन को सीधे सीधे किसान से जोड़ रखा है, कि किसान उठेगा तो उठेगा। तो ये आंदोलन जो है अरावली वाला, ये एक्चुअल में मिडिल क्लास का आंदोलन बनकर रह गया। उनके लिए भी इसलिए है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही, बीमारी हो रही है। आंदोलन की जिम्मेवारी पूरे समाज ने किसानों पर डाल रखी है। किसान थोड़ी आंदोलन करेगा, सांस की दिक्कत सबको है। हाँ। किसान साथ दे देगा, पर लीड क्यों करेगा वो? तो मैंने उनको ये बताया जी, अगर दिल्ली में बैठे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा या अन्य प्रांतों के किसान उठ के इस मुद्दे पे बाहर आएंगे, तो ये उनकी समस्या नहीं है। उनकी समस्या एक बहुत बड़ी समस्या से वो जूझ रहे हैं कि एक तो ज़मीन का मालिकाना हक उनसे न छिन जाए आने वाले वक्त में, और एक उनकी फसलों के दाम ठीक से मिलते रहे। ज़मीन तो बचेगी कहाँ सर? आप ये देखो, लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा गया पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो टोल हैं वो हरियाणा में है जी। आप हैरान हो जाओगे, देखो यूपी कितना बड़ा स्टेट है, उससे भी ज़्यादा टोल हरियाणा में। 75 टोल हैं जी अपने हरियाणा में, और टोल की जो दूरी है एक टोल से वो 60 किलोमीटर की है, होनी चाहिए कम से कम। हरियाणा में ये 45 है सर। मतलब रोज सुबह से लेकर रात तक आदमी हरियाणा में लूटता है, और उसको लूट रहे हैं मिलके सरकार। लेकिन इस पे ना कोई सदन में आवाज उठती, ना इसकी विधानसभा में कोई आवाज उठती, कोई चर्चा का विषय ही नहीं है जी ये। जबकि रोज लोग पैसा देते हैं, रोज अपनी जेब से पैसा कटवा रहे हैं, कोई इशू ही नहीं है ये। इश्यूज तो बहुत हैं, बस वही है कि गंभीरता नहीं है, और उस तरह की ना नियत है जनता को राहत मिले उस तरीके की, ना सोच इनकी है ही नहीं किसी तरीके। सिर्फ खाना पूर्ति है। ये सदन हो गया अपना, विंटर सेशन खत्म, अब देखेंगे जब गर्मी में होगी फिर बात होगी, उसमें भी देखना कुछ नहीं निकलने वाला। तो ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। इनका सारी लड़ाई होती है बस बयान दे दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। हाँ, विधानसभा में तो ये ऐसे ही चल रहा है जी, कोई दमदार सिचुएशन नहीं है। हाँ, और आप देखो, मान लिया आज आप दुर्भाग्य से अगर कोई अखबार भी पढ़ो तो सबसे पहले जो पाठक है ना सत्र की कार्यवाही में वो देखता है जहाँ पे झलकियाँ होती हैं। हाँ, इसमें छोटी सी चीज ऐसी मिल जाएगी भी उसने ये कह दिया और उसने उसके वो काम की बात बस उनको वही लिखती है। उन्हें कुछ कोई लेना नहीं। झलकियाँ सबसे पहले ही पसंद है, झलकियाँ। और मीडिया भी उस सबकी प्राथमिकता पत्रकारों की रहती, झलकियाँ दिखा दें, है ना, कि वो आए और उनका रुतबा ऐसा था। बाकी मुख्यमंत्री जी की स्माइल तो मतलब चर्चा का विषय ही हो गया जी। हाँ, मुझे तो लगता है स्माइल, वो गुस्सा भी हुए शायद कल किसी मुद्दे पे, और जब वो गुस्सा हो रहे थे तो तब भी स्माइल थी अंदर कहीं ना कहीं, कि उसको छुपा रहे थे। वैसे कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं वो हंसते हुए लगते हैं, वो हंसते हैं नहीं।
ऐसा भी हो जाता है। सत्ता का चरित्र थोड़ा अलग ही है सर। ये किसी अच्छे भले आदमी का भी यहाँ पे तनाव ले ही लेता है वो, है ना, रात ज़्यादा हो जाते हैं ना, वो फिर तनाव लेना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूँ, भारत के अधिकांश विधायक और सांसद सिर्फ उनके लिए ऐशगाह हैं राजधानियाँ, वो यहाँ मौज करने आते हैं। और अब तो सारी दुनिया का एपस्टीन फाइल आ रही है, आप देख रहे हो कि क्लिंटन आ रहे हैं और कहाँ उनके लिए व्यवस्था। एपस्टीन फाइल की भारत में बहुत चर्चाएं हैं जी, क्यों हो रही हैं ये चर्चाएं? तो भारत के लोग ये मानते हैं कि हमारे नेता तो अय्याश हैं और वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, और एपस्टीन की फाइलें अभी तक निराश कर रही हैं, वो आ नहीं रहा। देखिए अमेरिका में तो जो हो रहा वहाँ तो उनके यहाँ तो खुला खेल फरोख्तवादी, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में चर्चाएं हो रही है एपस्टीन हाँ, तो हमारे जो ये चरित्रवान नैतिकता के जो से भरे हुए नेता हैं, इनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को पक्का पता है कि सब वैसे हो रहा है जिनके साथ। वो गाँव में कई बार कोई चोरी वोरी हो जाए ना, तो लोगों का शक जाएगा, फलाने का लड़के को लाओ बुला के, जब बेचारा वो इन्वॉल्व ना हो तब भी उन पे शक होता है। ऐसे भारतीय नेताओं पे मतलब शक होने लग गया लोगों को। और ऊपर से उन्होंने वो चेहरे काले कर दिए, कुछ पेज नहीं दिखा रहे, तो ऐसा लग रहा है वो हमारे वाले ही थे और चीजें मैनेज कर ली गई हैं। पर एपस्टीन फाइल ने अभी तक तो निराश ही किया है भारतीय लोगों को। बहुत ज्यादा, बहुत दुखी हैं लोग। हमारे टैलेंटेड नेता क्यों नहीं नजर आ रहे उसमें? हाँ, इनको आना चाहिए था। खैर, तो सर यही अभी मोहन भागवत जी ने भी कहीं मैं पढ़ रहा था कि अगर बंगाल के सारे हिंदू एक हो जाएं, हाँ, तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाई जा सकती है। और साथ में ये भी कहते हैं कि आरएसएस का कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स से, और आप संविधान में परिवर्तन करो या ना करो, हम तो मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र है ही। हालांकि कई बार आजकल पता भी नहीं चलता क्या सच है क्या सही। मोदी जी का एक वैसे फेक मीम बना रखा है, हाँ, वो कि अगर हम 1 रुपए की जगह 2 रुपए डॉलर को मान, और लोग उसको सच मान लेते हैं। कई बार अब इस सोशल मीडिया के दौर में है ना, सच और झूठ का चुनाव करना बहुत मुश्किल हो गया। देखिए ये चीजें भी पॉलिटिकल लोगों को सूट करती हैं, कि अब वो आराम से कह सकते हैं कि अभी तोड़ मरोड़ के पेश किया है, AI जनरेटेड है, या मैंने ऐसा नहीं कहा, फेक है, तो इसमें बचाव उन्हीं का हो जाता है। अब चला था भी मोहन भागवत जी का कि परशुराम जो हो लकड़हारे के बेटे थे। हाँ, चला था, पता नहीं कहा है कि नहीं कहा है ना। तो अब आप कोई भी, वो मैंने भी ग्रोक पे जाके देखा तो वो कहते कि नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा, और कहा ना कहा, लेकिन वो फैल गया वो। तो ये जो सूचनाओं के साथ ये चीज़ें हो रही हैं पोस्ट ट्रुथ एरा में, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब कौन आदमी कितनी तसल्ली करेगा किसी खबर के बारे में। कल मैंने बहुत दिनों बाद प्रभु चावला को देखा। प्रभु चावला भी सोशल मीडिया पे अपना एक चैनल चलाते हैं, और उनके बाल आ गए हैं सर। बाल वो नकली हैं, आए नहीं है। अच्छा। विग लगाते हैं वो। हाँ। और वो देश के सबसे मतलब वयोवृद्ध पत्रकार हैं, और वो ऐसे ही हाथ उनके रोबोट की तरह हिलते और वो सरकार की चमचागिरी करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। हाँ। उनको ये लग रहा है कि इस दौड़ में कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। हाँ, मैंने देखा उनके कई सारी रील देखी है। मतलब वो पागल हो रहे हैं हर चीज पे। उनको ये अभी तक मतलब है इस दुनिया में, और वो फिर उनकी जब देखी तो मुझे ऐसा लगा वो बेचारे, उनको बहुत पछतावा है कि मतलब अभी तक मेरे ऊपर दुनिया की नजरें क्यों नहीं आ रही। कई बार क्या कि जो बचपन के संस्कार होते हैं ना, किशोरावस्था के, चूंकि प्रभु जी उसी धारा से आते हैं, वहीं से निकले नागपुर वाले स्कूल से, तो वो कई बार बुढ़ापे में आके ना और जोश मारती वो चीज़ें कि भाई जो कुछ रहा ऐसा हिसाब है ना, वो सभी मैं पूरा कर लूँ। तो ये प्रभु जी उसी कैटेगरी में है। अभी कौन बता रहे थे, सुधीर चौधरी बता रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ चीन जैसी सरकार नहीं है। चीन में फैसले ले लेते हैं, यहाँ सरकारी फैसला ही नहीं ले पाते, तो इनडायरेक्टली बेचारे वो, उनको ये नहीं पता कि तुम किसकी पैरवी कर रहे हो इसके चक्कर में। उधर से अर्णब गोस्वामी तो कह रहा है कि ये बातें 15 करोड़ लेने वाला नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूँ। दिल्ली एक कटोरा है और कटोरे में पॉल्यूशन इकट्ठा हो रहा है। तो केजरीवाल था तब ये कटोरा नहीं था जी, अभी ये कटोरा हो गया है। ये एक्सपोज खुद ही हो जाते हैं जी। ये नॉन सीरियस माहौल चल रहा है आजकल। आप दिल्ली की मुख्यमंत्री वो सुभाष चंद्र बोस के आगे सुभाष पैलेस बता रहे, वो किसी ब्याह में गई होंगी ना जी। तो उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और अगर यही बात राहुल गांधी कह देता, सोच के देखिए आप, तो क्या स्थिति होनी थी। नहीं, वैसे ये बहुत टैलेंटेड है सर, रेखा गुप्ता ना। हाँ, उसने बताया AQI एक तरह का टेम्परेचर होता है, ये ज्ञान ये मतलब जो
जो बीजेपी पूरा जो बीजेपी है इसको बहुत अच्छे से एक्सपोज करती है कि ये इन लोगों की बुद्धि कितनी है। ये वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ में ये कहूँगा, जैसे भाजपा वालों की भाषा होती है कि आवा का आवा ही खराब है, ये सारा आवा ही खराब है। यहाँ आपको पूरा लौट ही ऐसा है ये। पूरा लौट ही ऐसा निकला है ये। अटल जी वाला फिर भी बहुत अच्छा था। अभी देखो इनके कितने मुख्यमंत्री हैं, एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला हो, लॉजिकल बातें करता हो। मतलब ये जो जितनी लॉजिकल बात करेगा वही ठीक माना जाएगा। सदन में उत्तराखंड से सांसद आते हैं, एक अजय भट्ट, वो ये कह रहे हैं कि लड़की की शादी ना हो रही हो, घर में कोई आर्थिक संकट हो, ये सारी चीजें मतलब परेशानियां गिनवा रहे थे जिस तरह की हो सकती, आप जय श्री राम का नारा लगाओ सब ठीक हो जाएगा। तो ये सांसद इनकी इस तरह के हैं, मंत्री इनके इस तरह के हैं। पर्यावरण मतलब नाश हुआ पड़ा पोल्यूशन का, आप देश के आप 10 लोगों से बात करो, कोई ये बता दे पर्यावरण मंत्री कौन है, वो दिख ही नहीं रहा है। संबित पात्रा कह रहे राहुल गांधी इतने नॉन सीरियस हैं कि इतनी गंभीर चर्चा चल रही है और वो देश छोड़ के चले गए। यार वो क्या करेंगे जब प्रधानमंत्री देश छोड़ के चले गए? मतलब अपनी ही बातों का इतना विरोध, मतलब कैसे कह लेते हैं, इतनी बेशर्मी कहाँ से आती है? सर किस, आप एक बात बताओ, अगर बस चले जाए पूरा देश छोड़ के चला जाए जी? हाँ बिल्कुल तैयार बैठे हैं सब लोग। अगर दुनिया के जो ठीक ठाक मुल्क हैं, अगर वो 2 दिन की छूट दे दें कि आप 2 दिन के अंदर जो हमारे यहाँ आना चाहे आ सकता है, उसको हमने, मुझे लगता है ये सबसे पहले ये बीजेपी वाले भाग जाएंगे। 20-25 करोड़ लोग हिंदुस्तान में इतने सक्षम है कि अगर उनको ये कहा जाए और कोई देश उनको बुला ले, यूरोप का या अमेरिका का, तो वो तैयार बैठे चले जाए। यहाँ लोग जाके रसिया में भर्ती हो जाते हैं जी। अब देखो कैसा टाइम वाले। बिल्कुल बिल्कुल है। इस AQI में कौन बताओ जीना चाहेगा? अब दिल्ली के लोग चिंगाड़ मार रहे हैं सर, रो रहे हैं। और ये हालत तब है कि जब इस देश के कम से कम 120 करोड़ लोग ये जानते नहीं है कि वो है क्या। बस अगर सबको ये अनुभूति हो जाए कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो हमारी जान ले रहा है, तो और भी हालात बहुत बुरे। बीमार हो रहे सर लोग, हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं। हाँ पहुंच रहे हैं, और वो उनको बेचारों को पता नहीं है कि इस वजह से तुम लोग। आपसे बातचीत करते क्या मेरी स्थिति आप देख रहे हैं, कितनी बार मुझे खांसी हुई है, पर हम खांसी को एक नॉर्मल चीज मानते हैं। वो कल एक कार्टून आया हुआ था जी कि मिलोड इस मुजरिम को फांसी की सजा नहीं, इसको दिल्ली भेजकर खांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल। लेकिन चर्चा नहीं करेंगे जी, ना कोई मुकम्मल समाधान होगा। ये देश में एक बहुत अच्छी परंपरा इन्होंने बना रखी है जी, टरकाते रहो, मतलब चीज़ों को आगे करते रहो, तत्कालिक कुछ रिलीफ दे सकते। देखिए सदन में चर्चा होनी नहीं है, और सड़क पे जब कुछ होगा तो फिर सरकार का लठ बरसेगा। और उसका एक ही समाधान है जी, दोनों मुट्ठी बीच के भारत माता की जय बोलो। हाँ, हर समस्या का समाधान है जी। बिल्कुल ये समाधान, जय श्री राम, भारत माता करते रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यही तो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है, यही साइंटिफिक टेम्परामेंट ये है। हालांकि एक बहुत इन दिनों एक अच्छी बात भी हुई सर कि जो शास्त्रार्थ की इनकी जो था चलन, वो जावेद अख्तर और एक मौलाना के बीच में एक अच्छी डिबेट, मतलब चर्चा चल रही है उसकी, देखी मैंने। हालांकि वो उस डिबेट में मैं किसी नतीजे पे नहीं भगवान है कि नहीं, हाँ, पर चलो एक कहीं तो बात शुरू हुई है ना, है। हाँ, और सारे मुद्दे तो हल हो ही गए। भगवान वाली प्रॉब्लम थी, उसको सोल्व करने से पहले ये चर्चा किसी 2 हिंदुओं में भी होनी चाहिए, जो एक भगवान को मानता और एक नहीं मानता, और मानने वालों में मोदी जी सबसे प्रमुख है, उनको बुलाना चाहिए सर। हालात इस कदर नाजुक हैं हमारे, जैसे हमने 83 में BMS की थी, तो हमारे कुछ मित्रों ने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, अभी 3-4 दिन पहले। तो उसमें 20-25 लोग जुड़े होंगे। उसमें अब वो आने लगे, जो मैसेज आ रहे हैं वो हिंदुत्व के, हिंदू राष्ट्र निर्माण के आने शुरू हो गए। वो बनाया इसलिए ग्रुप, हाँ, पता नहीं कैसे। उसके जो क्रिएटर होंगे ना, वो वहीं से उनका वो है शुरू। हाँ, तो उस एडमिन को जो देखते, मैंने उनसे कहा था कि भाई इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो है, जो ग्रुप बनाया, रवीश कुमार इन्हीं को तो अंकिल कहता है। हाँ, वही यही है। तो मैंने इसमें क्या समस्या हो जाएगी? हम खुशी इसलिए थे कि चलो 40-42 साल बाद कोई पुरानी बातें होंगी, मिलना और अब कोई बात होगी, लेकिन वो इसी उस पे हिंदू मुसलमान हुआ शुरू हो गया। मतलब हमारे जो व्यक्तिगत जीवन, हमारी जो सब कुछ
संक्रमित हो चुका इन्हीं चीज़ों से। और अगर आप इस धारा में नहीं बह रहे, इस बहस में नहीं पढ़ रहे, तो फिर आप कल एक पत्रकार थे सर अपने रमनदीप है हिसार से जी, वो बता रहा था कि वो हिसार में 80 में कहीं किसी के यहाँ शोक जताने गया और एक दोस्त उसकी मदर एक्सपायर हो रही थी। तो चूंकि हरियाणा में तो परंपराएं लोग बातें करते हैं, तो बोला जब मैं वहाँ गया तो बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पे बातें हो रही थी बहुत आपस में, यही सरकार में क्या हाल है कानून का। तो बोला जब ये चर्चा बिल्कुल जोर पकड़ गई तो एक आदमी ने कहा कि कानून और इसको तो छोड़ो आप, एक दिन 80 में भी मुसलमान पार्षद बना करेगा। हाँ। तो उसके बाद वो कानून, पर्यावरण, बेरोजगारी सब बोला पीछे छूट गए और गर्मा गर्म बहस इस बात पे शुरू होगी कि मुसलमान पार्षद नहीं बनना चाहिए 80 में। मतलब इतने काल्पनिक डर में ये जो लोग जीना सिखा दिया जी इन्होंने। मतलब जैसे अगर ये AQI और ज़्यादा खराब हो जाए तो सिर्फ इतनी सी डिबेट छेड़ने की जरूरत है कि अभी तो पर्यावरण से मरोगे, अच्छा है हो रहा है कि मुसलमान क्या तो नहीं मर रहे तुम। इनको कोई ये बता दे कि संघ के बहुत बड़े नेता दिग्गज, शायद 1 या 2 नंबर के, रामलाल जी जो संगठन महामंत्री भी रहे, उनकी सगी भतीजी की शादी एक मुस्लिम नौजवान से हुई है। वो उनके लिए नहीं है सर वो नियम, वो आम आदमी के लिए नहीं। जो पॉलिटिकल क्लास है या जो देश की, उसकी एक ही क्लास है। इसे ही तो ध्रुवीकरण कहा जाता है कि आप एक जमात के प्रति, एक वर्ग के प्रति नफरत इतनी पैदा कर दो कि कोई गुंजाइश ही ना रहे। और मोहन भागवत खुलेआम यही तो कह रहे हैं कि अगर हिंदू इकट्ठा हो जाए राजनीतिक रूप से तो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन सवाल उठता है राजनीतिक एकता से ज़्यादा यहाँ सामाजिक एकता या दूसरे मुद्दे बहुत। हिंदू अगर एक हो भी जाए सर तो लेकिन जातियाँ कैसे आप तोड़ोगे? नहीं, बिना जाति नहीं टूटेगी कभी भी। भारत में बताओ जाति कैसे तोड़ दो? नहीं, जाति का मतलब ये आप हिंदू हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदू में क्या हैं। आप, मैं कहता हूँ एक मुसलमान को, एक क्रिश्चियन को आप धर्म परिवर्तन करा के हिंदू बना लो, तो उसको जाति कौन सी दोगे? रखोगे कहाँ? सवाल तो ये है, हिंदू तो हो जाएगा। क्योंकि हिंदुओं में जो अब रखे हुए लोग हैं उनकी बड़ी समस्या इतनी हो रही है कि उनका बाकी लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बहुत विकट प्रश्न है ये, इनके कोई समाधान निकलने वाले नहीं है। और 14 के बाद ये लगातार खतरे में आ रहे हैं जी हिंदू। मैं बचपन से, मतलब जब रिलीजन का कॉलम देखा तो उसमें हमने हिंदू भरा है। हाँ। और लेकिन 2014 से पहले कभी भी खतरा महसूस नहीं हुआ जी, अब खतरा महसूस होने लगा। वो ऐसी है जैसे गांव में या शहर में कहीं भी किसी का बेटा SHO बन जाए और उसके बाद वो दरवाजे खोलना बंद कर दें घर का कि हमें खतरा है। दोस्तों, विधानसभा हो या लोकसभा हो, हम इतने बेहतरीन लोगों को चुन के भेजते हैं वहाँ पे कि वो इतनी बेहतरीन बेहतरीन बातें कर पाते हैं। असल में जब तक हम ऐसे लोगों को चुन के भेजते रहेंगे तब तक हमें ऐसी ही डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी। बाकी AQI हो, अरावली हो, कानून व्यवस्था हो, आपकी मूलभूत सुविधाएं हों, आज़ादी के बाद से लेके आज तक कोशिशें हो रही हैं। आज से 100 साल बाद भी आपको ये कोशिशें जारी मिलेंगी, क्योंकि हम जैसे लीडरशिप चुनेंगे वो वैसा ही आपको काम करके देगी। जुड़े रहिए, अपने आसपास के माहौल को ठीक रखिए, खतरा बिल्कुल महसूस मत करिए, पड़ोसियों के साथ सद्भाव और प्रेम बना के रखिए। कोशिश करिए घर के बच्चों को अच्छी किताबें, साइंटिफिक टेम्परामेंट की किताबें ला कर दें, क्योंकि ये जो एक दिन ये जो जयकारे लगाने वाले लोग हैं, यही इन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। क्योंकि एक दिन इनको ये समझ में आएगा कि इनका बहुत सालों तक सितारे लगवाते रहे। शुक्रिया, नमस्कार। आप अपने विचार जरूर रखना। थैंक यू सर। जी नमस्कार।